नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन अरकान की मुलाकात हुई और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है, इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के केसों की तारीख तब्दीली से लेकर 26वीं आईनी तरमीम तक, बानी के खत समेत 9 मई कमीशन तक शिकवा और शिकायतों की लंबी फहरिस्त जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, बल्कि कुछ रोज़ कबल IMF वफ्द की मुलाकात पर भी अपोजिशन खासी शोर शराबा करती नजर आई। क्या IMF वफ्द से मुलाकात गलत है तो अपोजिशन अरकान से मुलाकात दुरुस्त है, और क्या ये शिकवा भी दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा? साफ बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी ही अदालत में नए तैनात होने वाले जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है या फिर चाय की प्याली में तूफान, या फिर 5 जजेस की दरख्वास्त आईनी बेंच के सामने दम तोड़ जाएगी? अगर ऐसा नहीं तो अदलिया के दरमियान जारी ग्रुप बंदी को मजीद वाज़ेह जरूर करेगी। इस तमाम पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मारूफ रियासत अली आज़ाद, जिनका एक बड़ा मकाम है वकालत में और एक नाम है, वो आज हमारे मेहमान हैं। रियासत अली आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काबिल एहतराम रियासत भाई, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी जो मंजूरी के अमल पर मेरी इत्तला के मुताबिक तशवीश का इजहार भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जाने अगर मैं गौर करूँ तो जस्टिस यही अफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का तो मकसद ही साफ क्लियर यही था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है आईनी और कानूनी, वो उसको समझते हैं। अगर वो उसको समझते हैं कि ये क्लियर और आप इस बात पर वो एग्री है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो 26वीं आईनी तरमीम का केस कैसे हैंडल करेगा? हाउ सर? इसीलिए तो हम कहते रहे कि जो हमारी तकरीबन 5 महीने हो गई हैं और 30 या 32 कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन्स हैं, हम ये मुतालबा करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस वक्त जब हमने पिटिशन्स फाइल की थी, दी देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 16 या 17 जजेस साहबान वो फुल कोर्ट बैठे और उन पिटिशन्स का फ़ैसला करे। अगर वो हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आता या आता है, आज भी वही फुल कोर्ट अगर सुनती है तो हमें वो काबिल कबूल है। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पैक कर देंगे और अपनी मेजॉरिटी में जजेस ले आएंगे और बाद में फुल कोर्ट बुला के फ़ैसला दे भी दें, तो सच्ची बात है हम तो उसको किसी सूरत नहीं मानेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको आर्टिकल 191A जो है वो बार नहीं करता फुल कोर्ट बुलाने के लिए, चूँकि हमारा कस्टम है अदालत का और ये यूसेज है कि अगर एक सिंगल बेंच यानी एक जज साहब केस सुन रहे हैं और वो समझते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंस का मैटर है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर में लिख देते हैं कि इसके लिए एक लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट बनाया जाए। तो उसको कंसीडर करते हुए प्रैक्टिस ऐसी रही है कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाई है और लार्जर बेंच भी बनाए हैं। तो हम समझते हैं कि इसको फुल कोर्ट ही सुने, चूँकि इसके अंदर आइन के अंदर भी गुंजाइश है और कस्टम भी है। रियासत भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की गैर मशरूत हमायत, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी मुकम्मल हमायत, वकला तहरीक का आगाज़, मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा है ये तहरीक? इज़ इट पॉसिबल ये चल पड़ेगी? देखें, आपने देखा कि हमने यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो रेड जोन है उस पे हमने एहतजाज भी किया। पूरे पाकिस्तान से वकला आए। जिस दिन ये शायद 10 तारीख थी, 10 फ़ैब थी, तो पूरे पाकिस्तान से वकला आए थे और पूरा रेड जोन कार्डन ऑफ था। वकला ने अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। कराची से बाय रोड हमारे 4 बसें और वकला साहबान सफ़र करके आए, बलूचिस्तान से आए। इसी तरह लाहौर में कन्वेंशन हुआ, पेशावर में हुआ,
कराची में हुआ, इस्लामाबाद में 2 कन्वेंशन हुए, फिर ये लास्ट जो मंडे या ट्यूसडे था लाहौर में कन्वेंशन हुआ। तो ये वकला तहरीक ही है, हर जगह पे वकला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो बेनिफिशरी हैं या हुकूमत में हैं। बाकी तमाम वकला का मौक़िफ़ यही है कि ये तरमीम जो है ये बिल्कुल स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए या हुकूमत को वापस लेना चाहिए। काबिल एहतराम रियासत भाई, क्या जस्टिस सरफराज डोगर को हल्फ दोबारा लेना पड़ेगा, और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ लेंगे तो सीनियरिटी फिर तब से शुरू होगी? ये ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि ये कहानी असल में है क्या? सादे लफ्ज़ों में, आप लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। देखें, जो जज लाहौर में तैनात होता है तो आर्टिकल 195 के अंदर लिखा होता है कि मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट मैं आज हलफ देता हूँ, मैं आइन और कानून की पासदारी करूँगा। वो जो उसका शेड्यूल के अंदर उस बयान हल्फी उस ओथ का जो स्पेसिमेन दिया गया उसके मुताबिक हर हाई कोर्ट का डिफरेंट होता है ओथ, और फिर उसकी जुरिस्डिक्शन भी डिफरेंट होती है, इख्तियार समात भी डिफरेंट होता है। तो जब एक जज को आर्टिकल 200 के तहत आप ट्रांसफ़र करके ले जाते, वो जज जो हाई कोर्ट का तो उसने हल्फ लिया ही नहीं है, तो उसको फिर हल्फ लेना पड़ेगा। हल्फ लेगा तो हाई कोर्ट का जज बनेगा और फिर वो एक्टिंग बनेगा। और फिर इसके अंदर भी चूँकि ये एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 26वीं तरमीम है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 175A के अंदर लिखा हुआ है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनका पैनल जुडिशल कमीशन में जाएगा, उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। आपने उस स्टेज पे एक ट्रांसफ़र करके जज ले आया जो लाहौर में 15 नंबर पे, वहाँ इन्होंने रिटायर हो जाना था। दुरुस्त फरमा रहे हैं रियासत भाई आप, लेकिन मेरे साथ इस वक्त कयूम सिद्दीकी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। रियासत भाई, आपकी इजाज़त से मैं कयूम साहब से एक सवाल कर लूँ, फिर आप पर वापस आता हूँ। कयूम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कयूम सिद्दीकी भाई, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से वज़ीर आज़म से पहले मुलाकात की और आज अपोजिशन वफ़द से मिले हैं। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन मेरे काबिल एहतराम रियासत अली आज़ाद साहब जो मेरे साथ हैं उन्होंने इस बात को कुछ इतना पसंद नहीं फरमाया। पूछना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि साबका दौर बिलखुसूस PTI दौर हुकूमत में कोई ऐसी नज़ीर मुझे तो नज़र नहीं आई चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ़द से मुलाकात और मशावरत की हो। आप किस निगाह से देखते हैं? रियासत भाई के साथ हैं या मेरे साथ हैं? मैं आप दोनों के साथ हूं। देखिए, इससे पहले भी अगर याद हो, रियासत आज़ाद साहब जो हैं वो वकला तहरीक के अंदर बड़े नुमाया थे, और अगर इनको याद हो तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं, जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का इशाइया था तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो वहाँ पे आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद ये तय हुआ था कि चीफ जस्टिस और उनकी मुलाकात होगी, और फिर ऐसा हुआ, और फिर वो जो 54 के करीब जज साहिबान थे उनकी कंफर्मेशन का मामला जो था वो हल हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाइए साकिब निसार साहब इमरान खान साहब से मिलते रहे, और वो फिर उसके बाद अगर आपको याद हो इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात, और लेकिन उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ जो अगर आपको याद हो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी उनसे मिले थे जब उन्होंने कहा था कि एक फरियादी आया था। और यहाँ पे जो है वो मिलते रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा मामला हो। जब ये मुदाखलत वाला खत आया था तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को कॉल किया था, मंसूर अली शाह साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस यहिया अफरीदी को खत लिखा था, और चीफ जस्टिस ने ये बताया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जुडिशल रिफॉर्म्स, और मैंने उनको कहा है कि वो दें, अपनी तजावीज़ दें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में, और साथ ही साथ अपोजिशन को भी दें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी अपोजिशन के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत के लोग मौजूद होते हैं, और जज साहिबान मौजूद होते हैं। तो इसमें अगर निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे सकें, अब एग्जीक्यूटिव के हेड चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है,
तो जितने जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जीक्यूटिव ने मुहैया करने हैं, और अपोजिशन की कोई तजावीज़ होंगी तो वह अब ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के हवाले से कि आम साइलिन को इंसाफ की फराहमी किस तरह से तेज़तर हो सकती है, जिसमें कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, कोर्ट्स को शाम को भी कोर्ट्स जो हैं वो चल सकती हैं। फिर जहाँ पे ये फैसले होने हैं इन्होंने तो तजावीज़ देनी है, और जो फैसले होने हैं वो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी है उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान है। तो अब इसमें रियासत साहब को क्या है? भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं और मैं तो इस मुलाकात को खुशाइन करार देता हूं। रियासत भाई आप भी मान जाएं यार, क्या हो गया आज? मैं कयूम सिद्दीकी साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, इकबाल हमीदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, हमारे इस्लामाबाद के साफ़ी उनसे मिलने के लिए गए, वो उनसे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा था मेरा क्या काम है साफ़ियों से मिलना, और एग्जेक्टिव तो फिर उससे भी बड़ी बात है, चूँकि लोग तो एग्रीव्ड ही एग्जेक्टिव से होते हैं और अदालतों में जाते हैं। जब जो काजी हो और जिसके ख़िलाफ़ किसी की कंप्लेंट हो वो आपस में मिले, उनका आपस में वो हो, तो वो अवाम का जो एतमाद होता है ना इदारे पे वो डाउटफुल हो जाता है। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा जुडिशल पॉलिसी के हवाले से वो मुलाकात दी, जब उन्होंने इस मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे इतना बड़ा डिज़ास्टर किया, उस वक्त चीफ जस्टिस से क्यों नहीं उन्होंने आउटपुट ली और सजेशंस और प्रपोजल उस वक्त क्यों नहीं ली? अब तो उन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया। और जहाँ तक जुडिशल पॉलिसी की बात है तो जुडिशल पॉलिसी की कानूनी हैसियत क्या है? वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट में तो आईन की बात होगी, साहब बात तो ठीक है, वैसे आउटपुट ले लेनी चाहिए थी। रियासत बात क्या गलत बात है? मैं तो एग्री हूं इस बात से, आउटपुट क्या लेने में इसमें मैं समझता हूं। देखिए मेरी बात सुने, आज अपोजिशन से मिल रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी सियासी जमात के सरबराह नहीं है कि वो अपोजिशन से भी मिले, वो हुकूमत से भी मिले। उनका काम है आइन के अंदर दिया गया जो तरीक़ेकार है और उसके अंदर जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक केसेस का फैसला करें। आज अपोजिशन जाके उनको बता रही तो रिस्पॉन्स कीजिएगा कयूम भाई, कि शायद अपोजिशन शार्प रिस्पॉन्स कीजिएगा कयूम सिद्दीकी भाई। नहीं रियासत साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का कौन सा मुकदमा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लगा हुआ था जिसकी समाअत होनी थी। कोई पर्टिकुलर उनका कोई जाती मुकदमा है तो बता दीजिए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर उनके अपने अपने बिल्कुल डोमेन के अंदर रहना चाहिए। सुन तो लें बात। हाँ, जब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई जाती मुकदमा लगा हो तो जरूर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, और उस मुकदमे के दौरान मिलना बनता ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मिल सकते हैं और डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको वो मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोई वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि अब इमरान खान साहब ने खत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था, वो उन्होंने आईनी कमेटी को भिजवा दिया। तो क्या चीफ जस्टिस को खत जो है वो इस तरह से उधर भिजवाने चाहिए? वो एक तरीकाकार है, वो वहां पे चले गए। और अगर इस मुल्क के अंदर जो तकरीबन 24 लाख के करीब मुकदमात हैं और हमारे फाजिल वकला जो हैं उसमें उनका भी इनपुट शामिल है, सुप्रीम कोर्ट बार का है, अपोजिशन का, गवर्नमेंट का, तो ये जुडिशल जो प्रोसेस है उसको रिफॉर्म करने के हवाले से। और दूसरी जो बात की ना आपने कि 26वीं तरमीम वाली बात कि उस वक्त क्यों नहीं लिया एतमाद के अंदर, अगर इनको याद हो तो लॉ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर बताया था कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और मंसूर अली शाह साहब भी ऑन बोर्ड थे कि पहले कुछ था फिर दूसरा था, और फिर जाहिर है कि बातचीत जो है वो दूसरी तरफ चली गई। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, माजरत चाहता हूँ। इस्लामाबाद के 5 जजेस का सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू हुआ है। चीफ जस्टिस की हालिया मुलाकात, किसी बड़े थ्रू का इम्कान है, ये तमाम बातों एक तरफ, लेकिन आपकी गुफ्तगू एक तरफ। नाज़रीन चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदीक अजहर साहब और इख्तियार वली साहब। दोनों रहनुमा हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं,
लंबी बात के बजाय डायरेक्ट सवाल करते हैं। अजहर सदीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजहर भाई, पीटीआई के वफ्द, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वहीं से शुरू करना चाहता हूं। पीटीआई के वफ्द ने चीफ जस्टिस से जो मुलाकात की है और उसमें ये बात आई है सामने कि जब अदालत से रास्ता नहीं निकलता तो सियासी जद्दोजहद ही वाहिद हल है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या सियासी जद्दोजहद और एहतजाजी तहरीक में आवाम की शमूलियत ज़रूरी होती है, जबकि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक पर इस वक्त क्या आप समझते हैं आवाम निकल सकती है, वकला निकल सकते हैं और ये एहतजाजी तहरीक हो सकती है? इज इट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया। देखें, बात इतनी सी है कि हम तो इस दफा हमारी स्ट्रेटजी बहुत मुख्तलिफ रही है। हमारी हुकूमत ऑपरेशन रजीम के जरिए गिराने के बाद हम बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी। हमने असेंबलियां भी डिसॉल्व की, हमें कोई एहतजाज नहीं करने दिया गया। हमने वो स्ट्रेटजी अब आपके सामने रखी कि हमने गुफ्त और शनीद की बात भी कर ली। हम जहां तक फॉर्म 45-47 और इलेक्शन रिगिंग का मामला था वो कोर्ट में पेंडिंग था। हमने कहा कमीशन बना दें। कमीशन बनाने का इख्तियार वजीर आजम का था। तो एक को पता ना जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, ये सारे मामला। और फिर जब ये नहीं सुना गया, नई सारी बातें आई, तो फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी खत लिखने का मकसद यही था, सेंसिटाइज करना था। IMF वगैरह को खत वगैरह अगर लेके गए, झूठ बोलते हैं जनाब हमने कोई रीशेड्यूल ना कंप्लायंस की, कि आप रूल ऑफ लॉ की, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसकी कंप्लायंस करें। अब भी हम यही बात करें, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है और सारा कुछ सामने आ गया है। अब चीफ जस्टिस से मिलना क्या था? ये बात चीफ साहब तुमसे हुई, उन्होंने अपना नुक्ता नजर रखा। वो नुक्ता नजर रखे यानी अपने आप को विनर साबित कर रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि बाहर आके उन्होंने बताई है ना बातें सबने। और मुस्लिम नून के अंदर हमारे जो दोस्त साहब हैं वो भी बताते हैं कि हम फतह कर रहे हैं। अब हमने कहा पता नहीं कौन, हमें बुलाया गया, हम भी गए। हमने फिर वो सारी चीजें जो खतों किताबें तो लिख चुके थे, चीफ जस्टिस साहब खतों किताबें लिख चुके थे, हम सारा कुछ कह चुके थे, अदालतों में पिटीशन फाइल कर चुके थे। फिर उनको ये बताया कि यहाँ ये हालात हैं, जितने ज्यादती हो रही हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, नजरबंदी की ऑर्डर हो रहे हैं, अपना प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लाया जा रहे, झूठे और जाली पर्चे दर्ज किए जाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं अजहर सदीक भाई, आप जो फरमा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा अख्तियार वली भाई, ये जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सदीक भाई हैं, इनकी गुफ्तगू का मकसद ज़रा सख्त गुफ्तगू सिर्फ जो फरमा रहे हैं वो इसलिए है कि आप जेल में मुलाकातों पर खान के साथ पाबंदियां लगा रहे हैं और दबाव डालकर इन्हें किसी तरह डील पर मजबूर करना चाह रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना हुकूमत बना रही है। ये सिलसिला मुल्क और कौम के लिए ख़त्म होना चाहिए। एक सारी गुफ्तगू का क्रक्स मेरा ख्याल है अजहर सदीक भाई का ये है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, थोड़ी सी डेफिनेशन इनको कर दूं कि अर्दली क्या होता है। अर्दली वो होता है जिसके लिए मुस्लिम लीग नून के 70 लोगों के कौमी असम्बली के टिकटें वापस कराई जाती हैं और उसके बाद उसको वजीर आजम बनाए, तो वो अर्दली होता है। अर्दली वो होता है जो कभी MNA नहीं बन सकता, उसको वजीर आजम बना दिया जाए। अर्दली वो बंदा होता है जिसके अवामी सियासत का कोई दारो मदार नहीं होता, जिसके पास कोई विजन नहीं होता, जिसके पास कोई प्लान नहीं होता कि वो मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा। उसके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, जो खुद कहता है कि यार मैं वजीर आजम तो बन गया हूं लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी। और जहां तक ये बात करते हैं ना, तो मैं इनसे पूछ लेता हूं कि गुज़श्ता महीने आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है आजकल, सो कॉल्ड चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने पेशावर में मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, और फिर मीडिया ने जब उनसे पूछा तो कहते मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई है। तस्वीर काट दी, वीडियो से काट दी। बाद में फिर इमरान खान ने कह दिया कि हाँ गौहर साहब की मुलाकात हुई है, तो फिर गौहर साहब ने भी कह दिया कि जी मेरी मुलाकात हुई है। तो ये अर्दली इस तरह के लोग होते हैं। यार भाई माजरत, इंतहाई बात काट रहा हूँ, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। ये सारी बातें आपकी और अजहर सदीक भाई की पहले भी चलती रही हैं। मैं तो आपसे वाज़ह ये पूछना चाहता हूँ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 1 माह कबल सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए, इस पर अमल दरामद ना हुआ। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 माह से सेनेट की इजलास की सदारत जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आपकी हुकूमत आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, कहानी क्या है?
मैं अगर वो बात करें और आप मुझे ये कहें कि मैं उसका जवाब भी ना दूं तो शहजाद भाई ये तो मुमकिन नहीं है। वो अगर मेरी लीडरशिप पर बहुतान लगाए, उनकी तस्दीक करे और मैं जवाब ना दूं नहीं, तो हम आपसे डरते हैं क्योंकि आप नाराज होकर ना कई दोस्तों से लड़ पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि अजहर सिद्दीक और आपका बड़ा प्यार है, जरा मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। रसूल का वास्ता कोई हम पे रहम करें। हमें तो लत लग गई थी उमर अता बंदियाल की अदालत की, हम तो आदी हैं साकिब निसार की अदालतों के, तो कुछ इस तरह मेहरबानी फरमाए। वो वाली अदालतें अब रही नहीं, वो चीजें अब रही नहीं। ये जहां तक इनकी बात है कि हम तहरीक चलाएंगे, जहां पर आपने बात की प्रोडक्शन ऑर्डर की, तो मेरे ख्याल में उस बारे में बेहतर है, आई एम नॉट द रेलेवेंट पर्सन, कि उसके बारे में यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद ही वजाहत कर दें तो बहुत बेहतर है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं साथ ही साथ कि इनको तो पार्लियामेंट पे यकीन ही नहीं है। ये तो पार्लियामेंट को आपके सामने अभी कहते हैं कि ये फार्म 47 है। आज मैं अजहर सिद्दीक से पूछ लेता हूं, और आप भी इस बात के गवाह रहे और आपके सुनने वाले भी, सामीन और नाजरीन भी, कि ये जो फार्म 47 है, क्या इसकी हैसियत कानूनी नहीं है? कानून की किताब में, इलेक्शन एक्ट में इसकी कोई वुकत नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ज़ोम है कि आपके साथ कोई धांधली हुई है, तो याद रखिए अजहर सिद्दीक साहब, अगर कोई जाली मैंडेट वाली हुकूमत पंजाब में बनाई जा सकती थी, सिंध में बनाई जा सकती थी, बलूचिस्तान में बनाई जा सकती थी, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी बन सकती थी। ठीक फरमा रहे हैं इख्तियार भाई, जो आप फरमा रहे हैं मैं एग्री हूं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक साहब और इख्तियार वली साहब थे। वक्त की कमी है, एक छोटी सी लेता हूं यहां पर ब्रेक। मेरे साथ मौजूद होंगी मिशाल मलिक साहिबा, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरे साथ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया मिशाल मलिक स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिशाल, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मिशाल, आपने कहा कि भारत के साथ तब बात हो सकती है जब आर्टिकल 370 वापस होगा, यानी देरपा अमन कश्मीर का मसला हल करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ इक़्तिसादी पार्टनरशिप मज़ीद बढ़ाता जा रहा है। इन हालात में, ग्राउंड रियलिटीज़ में, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में किस किस्म की आप गवर्नमेंट से कहेंगी कि आपको तब्दीलियों की ज़रूरत है? क्या महसूस करती है आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस का ऑफिशियल स्टांस है, जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, तो उसके अंदर कैटेगोरिकली यही था कि जब रिवर्स किया जाएगा ये इलीगल एक्शन और रिलीज़ किए जाएंगे कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा प्रिजनर्स, और वो प्रिंसिपल पार्टी हैं इस डिस्प्यूट के, मेजर पार्टी है। तो क्योंकि जब से मोदी आए हैं 10 साल से, उसने कहा है कि हम कश्मीरियों को नहीं बिठाएंगे जब इंडिया पाकिस्तान डायलॉग होगा। हालांकि ट्रेडिशनली हमेशा से यही हुआ है कि कश्मीरी ऑन बोर्ड रहें, तो ये कंडीशंस रही हैं। तो ये हमें थोड़ी सी, बीइंग कश्मीरी, नेचुरली हम एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है एक बुचर हाउस, स्लॉटर हाउस खोला हुआ है हिंदुस्तान ने, तो बहुत से क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि भी जब कहना चाहिए कि एक जंग का मैदान सजाया हुआ है मोदी ने और खून रेजी हो रही है, हमारे सारे लीडर्स को मारा जा रहा है, फांसी काट चढ़ाया जा रहा है, तो हमारा मकबूजा कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, ये तो कुछ अर्सा कबल इस बात पर जोर देते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग होने चाहिए। अब वो अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? वो तो फ्रॉड हैं, वो तो पपेट्स हैं। शुरू से दो ख़ानदानों ने जो है हिंदुस्तान का राज जो है, उनकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का ड्रैकोनियन लॉज वहाँ पे पास कराना उन जाली असेंबली से, और उसमें तो कभी वोटर टर्नआउट हुआ ही नहीं है। हमेशा बॉयकॉट इलेक्शन मुहिम जो है हुर्रियत की, वो कामयाब रही है। इस दफ़ा जब इलेक्शंस हुए हैं तो बहुत थोड़ी तादाद ने वोट किया, वो भी उस तादाद ने वोट किया है जिसने रिजेक्ट किया है मोदी के सारे वो 5 अगस्त के एक्शंस, और दूसरी वो तादाद है जो इन इलेक्शंस में आई है, जो गोस्ट वोटर्स हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है दुनिया को बताना कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ के वोटर राइट्स दे दिए गए, और उन गोस्ट वोटर्स ने ऑनलाइन वोट किया है उसके अंदर, जो ये परसेंटेज पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। विशाल, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम को 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। लाखों शहादतें, जुल्म जबर बर्दाश्त करने में इस कौम का मैं समझता हूँ कोई सानी नहीं है। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो बासी हैं
वो भारतीय मजालम का मुकाबला करने की सोच तो रख रहे हैं और कर भी रहे हैं जितनी एफर्ट हो सकती है। क्या आर्म स्ट्रगल एक रास्ता हो सकता है? ये तो उनका लीगल राइट है कि अगर वो वेपन उठाएं, मगर 99.9% हमारी जो जद्दोजहद इस वक्त जो चल रही है वो पीसफुल चल रही है। और ये आपको याद होगा 1994 में जब यासीन साहब ने मुसल्लह जद्दोजहद से रिवर्स करके उन्होंने एक सियासी पुरअमन जद्दोजहद की तरफ आए, तो उसमें किसने कन्विंस किया उनको? अमेरिका, यूरोप, वर्ल्ड पावर्स आई, जेलों के अंदर कन्विंस किया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने कि कश्मीरी क़यादत जो है मुसल्लह जद्दोजहद की, वो गांधी या जिन्ना की तरह पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद सियासी तरीके से चलाए तो दुनिया उनकी बात सुनेगी। उस वक्त हज़ारों की तादाद में मुसल्लह जद्दोजहद में लोग थे हमारे, तो हमने एतबार किया, यासीन साहब ने एतबार किया और उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक आप देख लें कि 30 साल से ऊपर हो गया है, और वो भी जब से पुरअमन पर आए उन पे ज़्यादा बदतरीन टॉर्चर हुआ है, उनके साथियों को शहीद किया गया है। वरना आज उन्होंने उस ज़माने में ना की होती तो अभी लाखों में लोग इस वक्त मुसल्लह जद्दोजहद में होते। मगर उन्होंने अब इस वक्त मोदी ने सारी जो सियासी आवाज़ें हैं हुर्रियत की, गिलानी साहब को जिस तरह शहीद किया गया, उनकी डेड बॉडी को जिस तरह बेहुरमती की गई, उसके बाद अशरफ सराई साहब को शहीद किया गया, जहर दिया गया जेल में, आसिया साहिबा जेल में है, शबीर शाह तिहाड़ की जेल में है, डॉक्टर फख्तू, मुसर्रत आलम, यासीन साहब फांसी घाट। तो जब ऐसा हो रहा है तो मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड से भी पूछती हूँ, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, कि आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, कमिटमेंट्स की थी कि आप कश्मीर का, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाती फिर? मिसाल क्या रुकावट क्या है? मैं तो काश में जा सकती शहजाद साहब, मैं तो भागी जाती उस सेकंड जब कोई भी कश्मीरी कैद में गया होता। इसको हुकूमतें लेके जाती हैं, और ये मैं पाकिस्तान की हुकूमत से भी कह रही हूँ, हमारा कब लेके जाएंगे? यासीन साहब का केस है, आसिया साहिबा का केस है, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं का। हालांकि दुनिया के अंदर इस वक्त 4 पार्टी हैं इस डिस्प्यूट के, इंडिया, पाकिस्तान, प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी है। अब पाकिस्तान का सारा फोकस, एनर्जीज सिर्फ और सिर्फ इस पर होनी चाहिए कि वो सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाए, कश्मीर का मुकदमा लेके जाए। सिर्फ साल में एक स्पीच करने से या फिर यासीन मलिक तक नहीं हो सकता। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से उम्मीदें हैं कश्मीरी कौम की कि आप और मजीद शिद्दत लाएं अपनी कश्मीर पॉलिसी में, और इंटरनेशनल फोरम्स के दरवाजे खटखटाएं। उस खूनी रेपिस्ट बुचर जो है मोदी, जो है वो तो कातिल है, वो तो आरएसएस का टेररिस्ट है, पूरी दुनिया में ट्रांसनेशनल टेररिज्म कर रहा है। आप इंटरनेशनल अदालतों में आरएसएस का केस लेके जाएं। वालदा शहीद हुई हैं ट्रांसनेशनल टेररिज्म के अंदर, जहर दिया गया है, पूरा रॉ का नेटवर्क आरएसएस का पूरी दुनिया में टारगेट कर रहा है कश्मीरियों का। ये लेके जाएं मुकदमे बाहर की अदालतों में कश्मीर के साथ। इन हुकूमत को ही लेके जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यासीन मलिक को कैद हुए कल 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक साहब से आपकी मुलाकात को कितना अरसा हो गया है, और किन किन मौक़ों पर आप उनको मिस करती हैं? शहजाद साहब, आपने रुलाने की तैयारी की है। मैं कहती हूँ लम्हा, सेकेंड, मोमेंट, ही इज़ पार्ट ऑफ माई DNA, ही इज़ इन एवरी ब्लड सेल ऑफ माई, मतलब ज़िंदगी का वो मिशन है। वो यासीन साहब सिर्फ मेरे शौहर नहीं है, पूरी तहरीक के साथ जो एक इश्क है, जो एक कनेक्शन है, वो उसका एक सिंबल है मेरे लिए। और वो सारी जितनी भी वहाँ पे एक कश्मीरी जो जिसने अपनी जान दी है, और हम इसके वारिस हैं, और अभी इसके वारिस तहरीक के ज़िंदा हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है, यासीन साहब के हवाले से भी और तहरीक के हवाले से हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपकी वालदा, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरी भी बहुत प्यार था उनसे, मेरी भी माँ की तरह थी। वो चली गई दुनिया से, खामद आपका जेल में है, एक छोटी मेरी बहन रज़िया आपकी बेटी है। तो इस मौके पर आपका किसे देख रही हैं? हाउ आप जद्दोजहद फिर भी बढ़ चढ़ कर रही हैं, ये कुव्वत आपके पास कहाँ से आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रही। शहजाद साहब को याद होगा अम्मी क्या कहती थी आपके सामने भी जब हम चाय पे बैठते थे, कि आपके साथ सिर्फ एक फैमिली का ताल्लुक़ है ना हमारा। तो क्या कहती थी जब मैं परेशान, कहती थी मायूसी कुफ्र है, और मुझे डांटती थी।
अक्सर वो मुझे इस चीज़ में रखती थी कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं लोग जो ऐसी दुनिया में आते हैं और ना उनकी मिशंस होते हैं ना कुछ। कहती हैं तो अल्लाह की कोई ख़ास नज़र करम हुई है कि हम इसके तहरीक के अंदर कोई छोटा सा भी हिस्सा डाल सकें, क्योंकि ये तो जन्नत का टिकट है, ये शहीदों की स्ट्रगल है, इसके लिए आवाज़ भी देख लें कितनी बरकत हुई है। मैंने आपको कहा ना मैं लाहौर आई हूँ जेलम से, बड़े अरसे बाद हमने मोटरवे नहीं ली, हम लोग आए हैं GT रोड से। तो जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मेरी जब दरिया पार हुए हैं तो मैं आंखों में आंसू आ गए मेरे कि दरिया सारे खुश्क हो रहे हैं। और साथ जब पानी को मैं देखती हूँ तो शुरू से जब से तहरीक में और भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजर रही है, उसी के अंदर जब शादी हुई तो और भी गहराई से देखा कि ये जो 5 दरिया हैं पाकिस्तान, पंजाब के ख़ास तौर पे, ये तो हमारे कश्मीरियों के खून से आ रहे हैं। इसके अंदर इस पानी में किसका खून है मिला? शहीदों का, जिंदा लोगों का नहीं, शहीदों का मैं बात कर रही इस वक्त, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरते। और उस खून से ये जो, और ये क्यों आज खुश्क हो गए? ये मैंने पूछा अल्लाह से कि कोई हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, बारिश नहीं हो रही इतने महीनों से, क्या हुआ है? तो यकीन करें कि जब मैं लाहौर आई हूँ, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एड्रेस किया अपने प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के साथ। मुझे हमेशा लाहौर ने हमेशा वेलकम किया है ओपन आर्म्स के तौर। और फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में एड्रेस किया तो मैंने क्या कहा, क्योंकि मैं वो पानी देख कर आ रही थी और साथ साथ तराना लगा हुआ था। एक श्रीनगर के एक सिंगर हैं कि जेलम रोया, जेलम कश्मीर के लिए रोया, वो हम रास्ते में सुन रहे थे। तो जिस तरह वो तड़प थी ना, तो मैंने वहीं जाके ये बात की। मैंने कहा भाई पहले की हुकूमतों ने स्टार्ट किया बिलियन ट्री प्लांटेशन, गो ग्रीन, और अब आया है रिसेंटली जो ट्रैक्टर के ऊपर ग्रीन पंजाब। तो मैंने कहा वाह अल्लाह, ये तो सारा जो सरसब्ज है पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब, ये पानी कहाँ से आता है? ये इंडस वाटर ट्रीटी से आता है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया तो किसी चीज़ को, पैक्ट को मानता ही नहीं। ये तो जब तक ये तहरीक ज़िंदा है कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की, हम एक सीसा पे लाई दीवार हैं, 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी का भी डिफेंस लाइन के तौर पे कश्मीरी मुकाबला करें तो उनके खून से पानी आता है, उस पानी से खेती आती है। अल्लाह का एक अलग निज़ाम है। तो मैंने इन 2-3 में जिक्र किया है बहुत ज़्यादा, बल्कि अक्सर मेरा जिक्र ही इस पानी पे था। तो क्या हुआ, जब शहीदों का जिक्र आता है ना शहजाद साहब, तो अगले ही दिन पूरे इस्लामाबाद में बारिश हुई है, खुल के हुई है, यहाँ पे भी खुल के हुई है। और मैं हैरान हो गई हूँ क्योंकि शहीद नहीं मरते और ये मिट्टी ज़िंदा हो गई है फिर से। तो मैं पाकिस्तानियों को भी कह रही हूँ कि जितनी भी यहाँ पे इकॉनमी बेहतर हो, तो ये तो आपका सांस है, लाइफ लाइन है, वुज़ू आप इससे करते हैं। तो आप कश्मीरियों को मत भूलें, उन शोहदा की कुर्बानियों को मत भूलें, और कैसे छप्पर पहाड़ के आज बारिश हुई है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाज़रीन मिशाल मलिक थी, और मिशाल मलिक का सबसे बड़ी जो 2 बातें मुझे समझ आई हैं, वो पहली बात तो वो ये कह रही है कि आइंदा जंगें जो हैं वो पानी पर होंगी, और कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की बका और मुस्तकबिल महफूज नहीं है। बेसिक चीज़ कश्मीर को मसला को हल करना है, और इसके साथ साथ हुकूमत के ये फ़राइज़ में शामिल है कि इंटरनेशनल अदालत में इस केस को, कश्मीर कॉज को लेकर जाना, ये मेरी या मिशाल की या बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और उम्मीद है ये ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान जल्द से जल्द करने की 100% कोशिश करेगी। इंशाअल्लाह ताला कल फिर शो के साथ हाज़िर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।